क्लास 12th आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम अपना जो लास्ट टॉपिक था वैक्सीनेशन का उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि वैक्सीनेशन क्या होती है, वैक्सीनेशन की डिस्कवरी किस तरह से हुई और किस तरह से ये वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल जो है, वैक्सीनेशन का तरीका जो है, इसको एडवर्ड जेनर ने इन्वेंट किया। आज हम वैक्सीन्स की जो अलग अलग टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखो, कोई भी जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है, मान लीजिए कोई वायरस है, तो उस इन्फेक्शियस एजेंट में जो ऊपर का प्रोटीन कोट रहता है, उसके ऊपर जो प्रोटीन कोट होता है और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये इसका प्रोटीन कोट है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए। ये जो ऊपर का प्रोटीन कोट है और अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, इन दोनों से मिलके एक वायरस जो है वो तैयार होता है। इसी तरह से जितने भी ये माइक्रोब्स होते हैं, इन सभी के अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है और एक इन्फेक्शियस एजेंट की जो जान होती है, एक इन्फेक्शियस एजेंट की जो लाइफ होती है, वो उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जब वैक्सीन्स की डिस्कवरी हुई तो शुरुआत में जो जेनर ने तरीका बताया, उसने ये समझाया कि आप उस इन्फेक्शियस एजेंट को एज अ होल पूरे का पूरा वीक कर दें, कमज़ोर कर दें। और पास्चर ने जो तरीका बताया, कन्वेंशनल मेथड जो था पुराना, कि आप इन इन्फेक्शियस एजेंट्स को पानी में उबाल के गर्म करें और उससे ये कमज़ोर पड़ जाएंगे और फिर आप इन्हें एज अ वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल करें। तो वो जो पुराना कन्वेंशनल तरीका था, उससे जो वैक्सीन तैयार की जाती थी, उन्हें हम लोग फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स के नाम से जो है वो जानते हैं। दे वर फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स कौन सी थी? जिनमें एक इन्फेक्शियस एजेंट को पूरा एज अ होल गर्म करके, उबाल करके, वीक करके एज अ वैक्सीन यूज किया जाता था। एक तरह से कहें तो इंसानों के शरीर को इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी, कमज़ोर माइक्रोब्स उनकी बॉडी के अंदर खुद डाल के, ताकि वो उस माइक्रोब से लड़ना सीख लें और फ्यूचर में अगर स्ट्रॉन्ग माइक्रोब भी उनकी बॉडी के अंदर जाता है तो उसका मुकाबला कर पाए। इसको फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहा गया। बट इस फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कई बार कमज़ोर करने के दौरान, उन इन्फेक्शियस एजेंट्स में उबालने के दौरान एक आधा माइक्रोब बीच में कहीं स्ट्रॉन्ग रह जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो जो वैक्सीन हम बच्चे को पिलाएंगे, अगर उस वैक्सीन में कोई एक आधा इन्फेक्शियस एजेंट भी स्ट्रॉन्ग रह गया तो उस बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए जो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन थी, इस पर उतना भरोसा लोग नहीं कर पा रहे थे। फिर क्या किया गया? फिर जब रिसर्चेस आगे बढ़ी तो उन्होंने क्लियर किया कि एक इन्फेक्शियस एजेंट के अंदर जो उसकी लाइफ है, उसकी जो जान है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ऊपर जो उसका कवर है, प्रोटीन कोट जो है, हम लोगों का जो इम्यून सिस्टम है बेसिकली बाहर के इस प्रोटीन कोट को रिकॉग्नाइज करता है। अंदर के जेनेटिक मटेरियल से उसका कुछ खास लेना देना है नहीं। जब साइंटिस्टों को ये पता चला तो उन्होंने शुरू किया क्या कि अब वो इस इन्फेक्शियस एजेंट को लेके इसका जो बाहर का प्रोटीन कोट है, खाली उस प्रोटीन कोट को एज अ वैक्सीन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये वाली वैक्सीन सेकंड जनरेशन वैक्सीन कहलाई। इसे सेकंड जनरेशन वैक्सीन कहा गया।
सो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन और सेकंड जनरेशन वैक्सीन में क्या डिफरेंस है? जब आप पूरे माइक्रोब को वीक करके बॉडी में डालेंगे तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन हो जाएगी। जब आप इन्फेक्शियस एजेंट का खाली प्रोटीन कोट बॉडी में डालेंगे तो वो सेकंड जनरेशन वैक्सीन हो जाएगी। हालांकि अब वैक्सीन की थर्ड जनरेशन जो है वो भी हमारे पास है। अब ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन क्या होती है? थर्ड जनरेशन वैक्सीन कौन सी हो गई? थर्ड जनरेशन वैक्सीन में हम माइक्रोब का ये प्रोटीन कोट एज अ वैक्सीन यूज़ करते हैं, लेकिन थर्ड जनरेशन वैक्सीन में जो प्रोटीन कोट है ये हम माइक्रोब से ऑब्टेन नहीं करते, माइक्रोब से हासिल नहीं करते, बल्कि लैब में हाइजीनिक कंडीशंस में हम लोग ये प्रोटीन कोट सिंथेटिकली खुद प्रिपेयर करते हैं और फिर उसे एज अ वैक्सीन यूज़ करते हैं। तो बड़ा आसान सा है, अगर पूरे माइक्रोब को वीक करके बॉडी में डालें तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन होगी। अगर माइक्रोब से हासिल किया गया खाली प्रोटीन कोट बॉडी में डालें, जेनेटिक मटेरियल को हटाकर खाली प्रोटीन कोट बॉडी में डालें तो वो सेकंड जनरेशन वैक्सीन हो गई। और अगर माइक्रोब का प्रोटीन कोट हम खुद, माइक्रोब से नहीं है, माइक्रोब का प्रोटीन कोट माइक्रोब से ना लें बल्कि उस माइक्रोब के प्रोटीन कोट को लैब में खुद तैयार करें तो ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन हो गई। थर्ड जनरेशन वैक्सीन में एक डेवलपमेंट और है, वो ये क्योंकि हमें प्रोटीन कोट खुद ही बनाना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ही वैक्सीन में 2-4 माइक्रोब्स के प्रोटीन कोट मिलाकर बॉडी में डाल सकते हैं, जिससे वो वैक्सीन जो है वो मल्टीवैलेंट बन जाएगी। मल्टीवैलेंट वैक्सीन बन जाने का मतलब क्या है? मल्टीवैलेंट वैक्सीन बन जाने का मतलब क्या है कि एक सिंगल वैक्सीन जो होगी वो कई बीमारियों से इंसान को इम्यूनाइज करेगी। मसलन आप रेबीज, और पोलियो, टेटनस, ऐसी कई बीमारियां जो हैं आप इनसे इंसानों को इम्यूनाइज करना चाहते हैं तो अलग अलग वैक्सीन बनाने की बजाय आप एक ही वैक्सीन में 2-3 माइक्रोब्स के प्रोटीन कोट्स डाल दें ताकि सिंगल वैक्सीन से आप एक से ज़्यादा बीमारियों से इम्यूनाइज हो जाए, और इसी को कहते हैं मल्टी वैलेंट वैक्सीन। थर्ड जनरेशन वैक्सीन के फ़ायदे क्या हैं? एक तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी वैक्सीन है क्योंकि इसमें प्रोटीन कोड खुद बनाया जाएगा, और नंबर 2 ये मल्टीवैलेंट है, एक वैक्सीन देके एक से ज़्यादा बीमारियों से इम्यूनाइज हो सकते हैं। इस तरह से वैक्सीन की 3 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन।